कार मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव के निपटने के बाद आज मेरी कोशिश रहेगी इस बुलेटिन के जरिए ये पोस्टमार्टम करने की कि क्या राजस्थान में पिछले 2 दशकों में जिस प्रकार की राजनीति हुई है, क्या अगले 2 दशकों में भी वैसी ही राजनीति रहने वाली है? क्या प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति का कोई स्कोप है? क्या नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल इकट्ठे आकर प्रदेश में भूचाल ला सकते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? क्या अगर नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट जैसे नेता अगर ठान लें तो क्या जो पिछले 2 से करीबन 2.5 दशकों में राजनीति में राजस्थान में हुआ है उससे कुछ इतर सामने आ सकता है? मेरा मानना है वैकल्पिक राजनीति के लिए स्कोप राजस्थान में काफी ज्यादा है। वो लोग जो कहते हैं कि इस प्रदेश में 2 पार्टियों के इतर किसी और पार्टी का सत्ता में आना अपने बूते बहुत मुश्किल या नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं मानता। ये वो प्रदेश है जहां पर इतना बड़ा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, वो प्रदेश जहां पर मुद्दे कई हैं पर वो नेता जिनमें यह मादा हो कि वो जमीनी स्तर पर वो मुद्दों को उठा सके, सामने ला सके, लोगों को कुछ अलग बता सके, ऐसे नेताओं की कमी जमीन पर बेहद खलती है, महसूस होती है। और इसीलिए मेरा मानना है कि नेता अगर सही हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, ईमानदार हो और मुद्दों को एक जेन्युइननेस के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक कर्मठता के साथ उठाए तो उसके पास आगे बढ़ने का स्कोप भी खासा है। बात करेंगे एक एक नेता के बारे में जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो आने वाले 5 से 10 साल में राजस्थान में कुछ बदलाव ला सकते हैं या फिर अपने बूते यहां का जो पिछले 2 दशकों का हाल रहा है राजनीतिक तौर पर उसमें कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। नरेश मीणा भले ही कई चुनाव हार चुके हों पर अगर वो चाहें, क्योंकि वो मुद्दों को सही तरीके से, सही मुद्दों को उठाते हैं, पर क्या तरीका सही होता है उनका, यह सवाल बड़ा है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, पर अगर वो सस्ती लोकप्रियता के पीछे ना भागे, संयम बरतें, अपने लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करें, तो मेरा यह मानना है कि वो आने वाले समय में एक उज्जवल नेता के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि नरेश मीणा संयम बरतें, जरूरी है कि वो अपनी भाषा को उस स्तर पर ना ले जाएं जिस स्तर पर लोग उनसे जुड़ने से कतराएं, उनसे बात करने से कतराएं। अपने समर्थकों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे लोगों को ये लगे कि ये नेता जो है ये बात करने वक्त क्या कब कुछ बोल जाए और किस तरह से व्यवहार करे, पता नहीं। मैं एक बार सुनवाना चाहूंगा आपको पिछले कुछ समय में नरेश मीणा के जो 2 बयान जो सामने आए, जिसको पूरी तरह से बीप किए बिना चलाएगा भी नहीं राजस्थान तक। मैं सुनाना चाहूंगा आपको इसलिए क्योंकि ये जरूरी है। सुनिए। नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूंगे में बढ़ाकर वापिस मोदी के देश में नरेंद्र मोदी द्वारा रोक दीजिए। देखिए, ये इस प्रकार के बयान हैं जिनको कहना तो दूर की बात है, एक क्रेडिबल न्यूज प्लेटफॉर्म पर, राजस्थान तक जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना बीप किए इनके बयान को, इस प्रकार के बयान को चलाना भी मेरा मानना है कि अशोभनीय होगा। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस प्रकार के बयान नरेश मीणा अगर दे सकते हैं तो सोच कर देखिए कि वो भाषा को किस स्तर पर ले जा सकते हैं। जैसा मैंने कहा
और उनके समर्थक कई बार ये सोचते हैं कि मीडिया इस प्रकार की बातें क्यों करता है, उनको समझने की जरूरत है। अंता का चुनाव हो चुका है, वो अब इतिहास का हिस्सा है। वो भले ही प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन जैसे उम्मीदवारों के सामने नरेश मीणा वहां पर नहीं जीत हासिल कर पाए, पर मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूं, और ये समर्थकों को अगर वो ये समझ सकें तो ये समझना उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि चुनाव में हार जीत लगी रह सकती है, पर अगर उनकी इंटेंशन सही है और जैसे मैंने कहा अगर वो जमीनी स्तर पर संयम बरतें, अपने से लोगों को इस प्रकार का व्यवहार ना करें जिससे कि लोग उनसे दूर हो जाएं और मुद्दों को, सही मुद्दों को उठाएं, तो आने वाले 5 से 10 साल में मेरा यह मानना है कि नरेश मीणा जो है वो एक अहम हिस्सा बनकर उभर सकते हैं राजस्थान की राजनीति में। इसके बावजूद कि पिछले कई चुनावों को, भले ही वो देवली उनियारा को हो, अंता को हो, वो हार चुके थे, पर जैसा मैंने कहा कि जमीनी स्तर पर वो कर्मठ नेता के तौर पर, एक परिश्रमी नेता के तौर पर, वैसा नेता जो कि उन लोगों का, भले ही जैसे ये जो बांध योजना, परियोजना की बात है, वो वहां पर 70 से ज्यादा गांव इस बांध परियोजना से कहा जा रहा था कि प्रभावित हो सकते हैं, और अगर वो ये मुद्दा सही तरीके से उठाते हैं तो उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। पर वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग तो दूर की बात है, कई ऐसे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में नेता हैं, जब उनसे बात होती है आपस में तो कहते हैं कि नरेश मीणा का भाषा का स्तर काफी खराब हो जाता है कई बार, और जिसकी वजह से वो उनसे बात करने में, जुड़ने में, उनके साथ दिखने में बचते हैं। और ये बात जो है वो नरेश मीणा को समझ में आनी चाहिए। देखिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर आप कुछ भी बोल जाएं तो सोच कर देखिए कि क्या सचिन पायलट ने, जिसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या अपना भाषा का स्तर कभी भी, भले ही वो 2020 हो, वो दौर हो जब उनको गद्दार से लेकर नकारा निकम्मा तक कह दिया गया, क्या कभी उस व्यक्ति ने अपनी भाषा का स्तर गिराया? नरेश मीणा के समर्थकों को यह समझना चाहिए कि ये जो फर्क है वो लोगों को दिखता है, वो समझ में आता है, और अगर ये फर्क और ज्यादा गहरा होता है तो नरेश मीणा की जो आगे की राजनीतिक यात्रा है वो ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कठिन, ज्यादा दुर्गम हो सकती है, और लोगों को यह लग सकता है कि ये व्यक्ति जो है, ये राजनीतिक जो सीढ़ियां हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चलने वाला, अगर ये अपने व्यवहार में, अपने बर्ताव में, अपने टेम्परामेंट में सुधार नहीं लाता तो। पर जैसा मैंने कहा, ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर स्कोप है। मेरा मानना है कि ये वो प्रदेश है जहां पर धार्मिक या रिलीजियस लाइंस पे पोलराइजेशन उस तरह से नहीं है जैसा कि कई और जगहों पर है। यहां पर जो जातिवाद है वो ब्रिज किया जा सकता है। ऐसे नेता जो कि कोई भी किसी भी समुदाय से आए, भले ही वो मीणा समुदाय से हो, जाट समुदाय से हो, अगर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल, एक मीणा समुदाय से आने वाले, एक जाट समुदाय से आने वाले नेता साथ में आ सकते हैं और इकट्ठे आकर मंच पर भाषण दे सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में एक ऐसा फ्रंट जो कि एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे बीजेपी और कांग्रेस को, वो बेहद संभव है, वो पॉसिबल है। और ऐसे समय में जब प्रदेश में लोग चाहते हैं कि वो नेता जो कि अपनी सालों की राजनीति के बूते ये सोचते हैं अगर कि वो मलाई खा लेंगे और लोगों का काम करने की उनको जरूरत नहीं है, इसके इतर अगर ऐसे नेता आए जो जमीन पर जाकर लोगों की बात सुन सकें, जो उनकी बात को आगे रख सकें, तो लोग बिल्कुल उन जैसे नेताओं को, पहले भी आपको याद होगा जब दिल्ली में एक ऐसा माहौल बना था कि लोगों को लगा कि कांग्रेस बीजेपी के इतर एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आ रही है जो मुद्दे सही उठा रही है, गवर्नेंस के मुद्दे उठा रही है, जो शिक्षा के मुद्दे उठा रही है, जो स्वास्थ्य के मुद्दे उठा रही है। तो 2014 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा देश की राजधानी में, दिल्ली जैसे प्रदेश में, लोगों ने किसी अन्य पार्टी को मौका दिया, बार बार मौका दिया, और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में भी अगर कोई एक थर्ड फ्रंट जो कि क्रेडिबल हो, जो कि वायबल हो, जो कि जमीनी स्तर पर केवल चुनाव से महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले नहीं, बट कम से कम 3-4 साल पहले मेहनत करके दिखा सके कि वो ग्राउंड पर गंभीर है, संजीदा है, इस पूरे जो माहौल है उसको राजनीतिक तौर पर एक बदलाव लाने के लिए, तो मेरा यह मानना है कि बेहद मुमकिन है कि ऐसे नेताओं को प्रदेश की जनता सर आंखों पर बिठाना चाहे या फिर उनको एक मौका देना चाहे कि आप आकर, अगर सक्षम है तो आप आकर अगर कर सकते हैं इस बूते, तो लोगों का सपोर्ट उनको मिल सकता है। पर उसके लिए जरूरी है, जैसा मैंने कहा, कि
वो जेन्युइननेस, वो सिंसियरिटी, वो ईमानदारी, वो कर्मठता, वो सच्चाई लोगों को नजर आनी चाहिए। और अगर ये नेता जो कि अपने अपने स्तर पर अपने आप को एक तरह से लोकप्रिय साबित कर चुके हैं, अगर ये इकट्ठा भी आते हैं, भले ही वो नरेश मीना हो, हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो। सचिन पायलट अब सोचकर देखिए कि कितने सालों से कांग्रेस में हैं और अपना मादा बार बार प्रूव कर चुके हैं, पर उसके बावजूद उनको अगर एक मौका प्रदेश में अपने आप को नेतृत्व प्रदान करने का एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर नहीं मिल रहा, तो क्या आपको लगता है कि 2028 में अशोक गहलोत अगर तब एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं तो क्या वो चुप रहेंगे? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस प्रकार से अशोक गहलोत एक तरह से बेहद चतुर नेता माने जाते हैं, बेहद ऐसे नेता माने जाते हैं जिनको एक जो शतरंज की बिसात होती है उसमें कब वो कौन सा मोहरा चल सकते हैं, या फिर जो राजनीतिक बिसात है उसमें क्या कब कुछ कर जाएं। लोग कहते हैं कि विपक्ष तो क्या उनकी खुद की पार्टी के लोगों को अक्सर नहीं पता होता। एक बयान भी तो सुनवाना चाहूंगा मैं आपको अशोक गहलोत का, जिसमें वो जिला अध्यक्षों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप कैसे फिर करो कांग्रेस में सभी लगभग सभी जिलों में अध्यक्ष बनाने के लिए 5 जिले बाकी, 18 मेंबर डोटासरा साहब के समर्थक हैं, 9 अशोक गहलोत समर्थक हैं, 8 सचिव के समर्थक हैं। बात सुनिए और किसी क्या समर्थक है वो तो वो बताएंगे। मैं ये कह सकता हूँ 45 बने हैं उस सब मेरे समर्थक है, ये मैं कह वो तो वही बातें रोक दीजिए, होगी, कोई राय पूरी बनी नहीं होगी। तो जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट है मेरे सूत्रों के मुताबिक, वो जो लिस्ट है वो जब तैयार हुई थी तब उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा से राय मशवरा किया गया था। उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रही थी, टीका रामजूली की इन्वॉल्वमेंट रही थी, और उसके बाद वो लिस्ट गई थी राहुल गांधी के पास। और जब लिस्ट पर मोहर लग गई, जो अंतिम लिस्ट डिसाइड हो गई, तो उसके बाद आप अशोक गहलोत का आपने जो बयान सुना उसमें उनको जब सवाल किया गया या पूछा गया या कहा गया कि इतने लोग सचिन पायलट के समर्थक हैं, इतने आपके समर्थक हैं, तो उन्होंने कहा कि 45 की लिस्ट जारी हुई है और वो सारे 45 मेरे समर्थक हैं, मैं उनका समर्थक हूं। तो इस तरह से कैसे लोगों को वो अपना मुरीद बनाने की कोशिश करते हैं और किस तरह से लोगों को साथ लेने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि जिला अध्यक्षों की जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले। वो जानते हैं कि ये वो पद है जो कि जमीनी स्तर पर संगठन को बनाने में या अगर संगठन को बिगाड़ना हो तो उसमें एक बेहद अहम भूमिका साबित कर सकता है। और उनको पता है कि 2028 में क्या कुछ हो सकता है वो समय के गर्भ में है। और उससे पहले जिस तरह से 2003 में, फिर 2013 में कांग्रेस की सरकार गई, फिर 2023 में कांग्रेस की सरकार चली गई, तीनों बार मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अशोक गहलोत थे। पर क्या एक बार फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाल रहे हैं अशोक गहलोत? हो सकता है पाल रहे हो। और इसीलिए मेरा मानना है कि सचिन पायलट जानते हैं अच्छी तरह से कि समय के आते आते 2028 के आते आते अगर तब विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होता है, पिछला 2023 में हुआ था, तब क्या कुछ हो जाए कौन जानता है। और अगर तब अपने आप को अशोक गहलोत एक बार फिर से असर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या सचिन पायलट एक तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल, नरेश मीना, और अगर मान लीजिए अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उस समय बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो क्या ये नेता इकट्ठे होकर एक थर्ड फ्रंट नहीं बना सकते? बेहद संभव है कि वो हो जाए, ये बात हो जाए, ये नेता इकट्ठे आ जाए, एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स राजस्थान को देने की कोशिश करें। और जैसा मैंने कहा, अगर आप जमीनी स्तर पर गवर्नेंस की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें, लोगों से जुड़े मुद्दों की बात करें, कोई रिलीजियस पोलराइजेशन करने की कोशिश ना करें, तो ये तमाम नेता आकर अपना मादा दिखा सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और यह बेहद संभव है कि राजस्थान के लोग इनको कम से कम एक मौका देना चाहें। तो मेरा यह मानना है कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट का स्कोप है। राजस्थान में जो नेता दशकों से
राजनीति को एक तरह से अपनी मलकियत मान चुके हैं या फिर एक तरह से प्रदेश में मान चुके हैं कि उनको तो सीट या टिकट तो मिलेगी ही मिलेगी, ऐसे नेताओं को अगर वो अपने आप को ग्राउंड पर काम करते हुए नहीं कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि उनको करने की जरूरत नहीं है, तो लोग भी अब ऐसे नेताओं से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कहीं ना कहीं उनके बाहर जो है वो स्कोप को तलाशें। और ऐसे नेताओं जैसे कि नरेश मीणा हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल हैं, ऐसे नेताओं के लिए जो उभरते हुए नेता हैं, कई ऐसे नेता जो कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए जो फौज खड़ी की है, जैसे कि अभिमन्यु पूनिया, रामनिवास गवड़िया, कई नेता हैं ऐसे जिनको सचिन पायलट ने सपोर्ट किया है, जो कि विधायक चुने गए हैं या फिर सांसद चुने गए हैं। और बेहद मुमकिन है कि अगर 2028 में सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि उनको कुछ अलग सोचने की जरूरत है, तो जो 2023 में उन्होंने नहीं किया, क्या वो 2028 के चुनाव से पहले कर जाएंगे, ये समय बता सकता है। पर मेरा यह मानना है, जैसे मैंने कहा, कि राजस्थान में एक वैकल्पिक राजनीति का स्कोप है। वो स्कोप को क्या ये नेता एक्सप्लोर करेंगे या नहीं, वो समय बता सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।